हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश खोज इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे और इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज मैं इसका बेसिक्स लेके आया हूँ कि व्हाट इज़ द जीएसटी, जीएसटी क्या है, कब लागू हुआ, इसमें कितनी रेट्स है, इसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों लागू किया गया, छोटा मोटा ये डिस्कशन करेंगे। और वन बाय वन हम जैसे इसके नेक्स्ट पार्टों में आगे डिस्कस करते जाएंगे और ज़्यादा एडवांस लेवल पे भी हम आगे आने वाले टाइम पे इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं जो आपके लिए छोटा सा टॉपिक लेके आऊँ वो बेसिक ऑफ द जीएसटी लेके आऊँ। क्या है जीएसटी, क्यों लागू किया गया, ये सारा सब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी कह सकते हैं वन नेशन वन टैक्स, मतलब एक देश का एक टैक्स। पहले क्या होता था कि अलग अलग टैक्स लगते थे और वो भी स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स लगते थे। अगर आपने सुना होगा कि वेट, सेल्स एंड सर्विस टैक्स से लगता था, उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स लगा था, कस्टम ड्यूटी वगैरह कई अलग अलग प्रकार के स्टेट वाइज भी लगते थे, सेंटर वाइज भी टैक्सेस लगे थे। उन सभी को खत्म करके एक टैक्स लेके आए जिसका नाम रखा है इन्होंने जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द जीएसटी इन इंडिया, यानी कि जीएसटी को इंडिया में क्यों लागू किया गया है। तो क्या है मतलब जीएसटी का मतलब, तो इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिवाइड कर रखा है। तो मैं आपको पहले इसका छोटा मोटा पढ़ के बता देता हूँ, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि जीएसटी को वस्तु एंड सेवा कर के रूप में जाना जाता है, मतलब जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है। ये एक अप्रत्यक्ष कर है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है एक प्रकार से इनकम टैक्स, जिसमें क्या होता है कि आप खुद अपना टैक्स जो गवर्नमेंट को देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि आप खुद न दे करके आपके बिहाफ पे कोई और टैक्स देता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। जिसमें भारत में उत्पाद शुल्क, वेट, सेवा कर आदि जैसे कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है। ये कहने का मतलब है कि जो हमारे अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगता था, वेट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, उन सभी को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया जिसका नाम रखा है इन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जीएसटी। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में तो सेवा कर जीएसटी वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। जैसे सर्विस आप किसी को दे रहे हैं तो उस पर लगाया जाता है, गुड्स आपको किसी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिसका आगे जाके धीरे धीरे मतलब कोई सेल कर रहा है, कोई कंजम्पशन कर रहा है, तो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। भारत में वस्तु सेवा कर कानून एक व्यापक बहुचंत्रित गंतव्य आधारित कर है। इसका मतलब ये है कि इन अदर वर्ड्स, अब ये कहना चाह रहा है कि गुड्स एंड लॉ इन द इंडिया ऑफ द कंप्रेसिव, मतलब अलग अलग सेवा कर एक व्यापक, मतलब एक बहुत बड़ा रूप लेके, मतलब इन द सेंस जैसे छोटे छोटे स्टेट वाइज जो आपके पहले टैक्स लगते थे उनको सभी को समाप्त कर दिया गया और एक व्यापक रूप से पूरे पैन इंडिया लेवल पर ये लागू कर दिया गया बहुचरणीय अलग अलग प्रकार से। मतलब हर स्टेट में जैसे पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, अब एक जीएसटी लगा दिया गया है और जीएसटी हर स्टेट में सेम है, भाई उसकी रेटें अलग अलग है और वो भी प्रोडक्ट वाइज अलग अलग है। यह मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, मतलब वैल्यू एडिड पर लगाया जाता है। मूल्यवर्धन का मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब होता है। जैसे मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ ली और मैंने उसको 150 रुपये में बेच दिया, तो मैंने 100 रुपये में खरीदा तो मेरे लिए कॉस्ट 100 रुपये हो गई और मैंने बेचा कितने में, 150 रुपये में। तो अब जो 50 रुपये मैंने कमाया उस पर ही टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। ये नहीं है कि जो ऑलरेडी आप पहले दे के आ चुके हो उस पर। तो पहले क्या होता था कि टैक्स ऑन टैक्स लगता था, बट ये खत्म कर दिया गया है। अब आज की डेट में क्या होता है कि जैसे आपके ऊपर आपने जो प्रॉफिट कमाया उसी के ऊपर लगाया जाता है, मतलब वैल्यू ऐड। मतलब मैं 100 रुपये के लेके आया, उस पर मैंने वैल्यू कितनी ऐड करी, 50 रुपये, तो 50 रुपये ऐड करी, उसी पे ही आपका जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपके टोटल मतलब 100 रुपये जो ऑलरेडी आप देके आ चुके हो उस पर लगेगा। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म कर दिया गया है। भारत में वस्तु और सेवा कर कानून यहाँ पर जो मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाहित करने के बाद जीएसटी पूरे देश के लिए एक एकल घरेलू अप्रत्यक्ष कर कानून है। मतलब जो पहले अलग अलग स्टेट वाइज, सेंटर वाइज अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, उसको समाहित करके एक जगह इकट्ठा करके उसको एक नाम दे दिया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, जो एक अप्रत्यक्ष कर है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर कर लगाया जाता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप सेल करोगे, मतलब आपने परचेज करी, फिर आपने आगे सेल कर दी, जिसने आपसे परचेज करी उसने आगे सेल कर दी, तो जहाँ जहाँ ये सेल होता जा रहा है वहाँ वहाँ ये आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। राज्य के भीतर बिक्री के मामले में केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी लगाया जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि अंडर द जीएसटी रिजिम द टैक्स इज लेव
एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल। अगर आप एक राज्य, मतलब मैं राजस्थान में बैठा हूँ, राजस्थान में सेल करता हूँ, तो मेरे ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगेगा, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ऑल द इंटर स्टेट सेल्स, अगर मैं अपने राजस्थान से बाहर भेजता हूँ तो मेरे ऊपर ओनली आईजीएसटी लगेगा, मैं वहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगा सकता हूँ। तो आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा छोटी कि इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो जितनी भी, ये एक समरी ये हो गई कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, जो अलग अलग स्टेट वाइज टैक्स लगते थे उन सभी को मर्ज करके एक टैक्स लगा दिया गया, जिसको हम जीएसटी का नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर जो अलग अलग डिफाइन किया गया कि मतलब स्टेट को क्या, स्टेट के ऊपर क्या जीएसटी रहेगा, सेंटर के पास क्या रहेगा, और दोनों के पास क्या रहेगा। मतलब आप अगर स्टेट के अंदर बेचते हैं तो आपके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लागू होगा, अगर आप स्टेट से बाहर बेचते हैं तो आपके ऊपर आईजीएसटी लागू होगा। तो छोटा मोटा ये एक इसकी छोटा रूप है कि जीएसटी को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरा ये बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी, जीएसटी का ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों लाया गया जीएसटी, ऐसी क्या कमियां थी पहले के टैक्सेज में, इनडायरेक्ट टैक्सेज में, कि हमें जीएसटी को लाना पड़ा। तो पहला ये बोल रहा है कि वन नेशन वन टैक्स। पहले ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे देश में पहले अलग अलग प्रकार से टैक्स थे, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा था कि वेट लग रहा है, वेट के ऊपर टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है, फिर आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर और कोई सा टैक्स लग रहा है, एंटरटेनमेंट लग रहा है, वो अलग अलग टैक्स लग रहे थे। तो इन सभी झंझटों से ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि हम एक देश एक टैक्स लेके आएंगे, जिसको हमने जीएसटी बोला। तो सबसे जो पहला ऑब्जेक्ट था वो ये कि हम एक देश के अंदर एक ही टैक्स रखेंगे, ये नहीं कि हम अलग अलग प्रकार के टैक्स रखेंगे। दूसरा ये बोल रहा है कि टू सब इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, भारत में अप्रत्यक्ष करों को समाहित करने हेतु, मतलब जो इतने सारे टैक्सेस थे इंडिया के अंदर उन सभी को खत्म करके एक टैक्स हमारे को लेके आना था, मतलब अप्रत्यक्ष करों जितने भी अप्रत्यक्ष करते हैं उन सभी को खत्म करना था। दूसरा ऑब्जेक्ट ये था। तीसरा ऑब्जेक्ट ये है कि द एलिमेंट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, करों के व्यापक प्रभाव को समाप्त करने हेतु। मतलब क्या था कि पहले के टैक्सेस में ये ज़्यादा देखा जा रहा था कि कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, कि मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, एक बार आप टैक्स देके आ चुके हो तो उसके ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसकी ग्रोथ पे लगना चाहिए। 100 रुपये की आप चीज़ लेके आए, उस पर 10% 18% जीएसटी लग गया तो 118। अब आपके ऊपर आपने बोला कि मैं इसको 150 रुपये, 100 रुपये तो मैं लेके आया, उस पर 18% जीएसटी प्लस मैं 50 रुपये मेरा मार्जिन जोड़ूंगा, तो मेरे ऊपर 50 रुपये पे ही जीएसटी लगना चाहिए। ये नहीं है कि 50 + 18 उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो ये खत्म करने के लिए भी जीएसटी का लाने का एक ऑब्जेक्ट था। चौथा पॉइंट इन्होंने बोला द कर टैक्स एविएशन, मतलब कर की चोरी पर अंकुश लगाने हेतु। पहले भी करों की बहुत ज़्यादा चोरी होती थी, उस वजह से क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते थे तो लोग किसी न किसी प्रकार से चोरी कर लेते थे। तो उन सभी को खत्म करने के लिए इन्होंने जीएसटी लिया है कि एक टैक्स रहेगा तो सारी झंझट खत्म, चाहे बाहर बेचो चाहे अंदर बेचो, सारी दिक्कतें खत्म करने के लिए इन्होंने जीएसटी लेके आए। कर आधार बढ़ाने हेतु, मतलब करदाता आधार बढ़ाने हेतु, मतलब पहले क्या होता है कि हर कोई जीएसटी नहीं लेता था। जीएसटी लेने से मतलब पहले हर कोई वेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता था, सर्विस टैक्स में नहीं कराता था, उन सभी को खत्म करने के लिए इन्होंने जीएसटी लेके आए। और ऐसा सिंपल वे में लेके आए कि हर कोई जो भी बिजनेस करना चाहता है वो जाए जीएसटी ले नॉर्मली और जीएसटी लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। पहले झंझट रहती थी, मेरे को टैक्स वेट भी देना है, मेरे को सर्विस टैक्स भी देना है, मेरे को एंटरटेनमेंट भी देना है, तो लोग झंझट पालना नहीं चाहते थे, जल्दी से टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। तो इन्होंने जो जीएसटी लेके आया उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आजकल लोग जीएसटी लेने से नहीं डरते हैं और आराम से जीएसटी ले लेते हैं और उनको काम करने में बहुत ज़्यादा ईजी वे रहता है। इस वजह से भी एक ये ऑब्जेक्ट भी था। चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि ऑनलाइन प्रोसीजिंग फॉर द केस ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापक सुगमता के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, मतलब ऑनलाइन जितनी भी आज की डेट में सेल्स वगैरह होती हुई थी उनको एक सिंप्लिसिटी प्रदान करने के लिए ये टैक्स लाना बहुत ज़रूरी था कि आप ऑनलाइन जैसे सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता था कि आपका माल पूरे भारत में जा रहा है, तो पूरे भारत में जा रहा है तो आपके ये दिक्कत होती है कि यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, इस स्टेट में गया तो क्या लगेगा, इसमें ये गया तो वहाँ पे आपको ये टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो एक सेलर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती थी, तो इसको भी खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया। अब क्या होता है, नॉर्मल आप अपनी ऑनलाइन सेल कीजिए, जिसमें क्या होता है कि ऑनलाइन सेल करने पे आपके ऊपर आईजीएसटी जनरेट होगा, आईजीएसटी जनरेट होकर आपका माल भी चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं होती। स्टेट के अंदर जा रहा है तो CGST SGST लग जाता है। तो ये भी सिंप्लीफाई करने के लिए एक ऑब्जेक्ट था कि हमारे को ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने के लिए, ऑनलाइन को प्लेटफॉर्म देने के लिए GST लाना बहुत ज़रूरी था। और इसके बाद पॉइंट बोलना चाह रहा है कि बेहद रसद एंड वितरण प्रणाली एंड एम्पावर्ड लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब लॉजिस्टिक सिस्टम को भी ये एक सुविधा प्रदान करने के लिए। लॉजिस्टिक सिस्टम में भी क्या होता था कि यहाँ का माल अगर आपका बाहर जा रहा है तो वहाँ पर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते थे। पहले C फॉर्म आता था, H फॉर्म आते थे, ये अलग अलग प्रकार के फॉर्म लेके आपको घूमने पड़ते थे। पहले डिपार्टमेंट से इशू कराओ, ये लो वो लो, ये सारी चीज़ें में बहुत दिक्कत होती थी सेलर को, क्योंकि उनका माल नहीं जा पाता था। उसके अलावा जो लॉजिस्टिक्स होते थे, ट्रक वगैरह से माल भेजते तो उनको भी बहुत ज़्यादा इशू का सामना करना पड़ता था। तो इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, GST लागू किया। GST के बाद इन्होंने एक ई-वे बिल लागू कर दिया। ई-वे बिल आप लेके जाइए, आपका ट्रक है तो आप माल को ले जाके कहीं भी इंडिया में ले जाइए, और उसके अलावा उसके साथ में आप अपना जाके माल और किसी भी सेलर को देके आ जाइए जहाँ भी आपको देना है। तो ई-वे बिल एक छोटा सा बिल होता है, वो आप जनरेट कर लीजिए और ले जाइए। कहीं आपको डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सीधा सिंपल ईजी वे में काम हो जाता है। तो GST का एक ये भी ऑब्जेक्ट था। उसके बाद ये बोलना चाह रहा है टू प्रमोट कंपेटिटिव प्राइसिंग एंड इंक्रीजिंग कंजम्पशन। अब ये बोलना चाह रहा है कि प्रतिस्पर्धा मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देने, उपभोग बढ़ाने हेतु GST का एक मेन ऑब्जेक्ट ये भी था कि इनको एक वैल्यू को डिसाइड करने, मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स 35-40% तक लग रहा है, उसको खत्म करना था। बस एक टैक्स लगे, चाहे 15 लगे, चाहे 18 लगे, चाहे 12 लगे, चाहे 28 लगे, एक लगेगा टैक्स, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा आपके कंजम्पशन, उपभोक्ता के कंजम्पशन को बढ़ाना था। पहले कंजम्पशन पे क्या होता था कि आपके ऊपर 10 तरीके टैक्स लगते थे, तो 10 तरीके से क्या होता है कि आपके जो कस्टमर के पास जो आपका प्रोडक्ट जाता था वो महंगा बहुत हो जाता था। तो जहाँ 35% टैक्स लगेगा तो ऑब्वियसली महंगा होगा, उसी पे अगर आपका 18% लगेगा तो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। तो कंजम्पशन, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, इसको बढ़ाने के लिए भी GST लाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट ये बोलना चाह रहा है कि अप्रत्यक्ष करों में TDS TCS की शुरुआत, मतलब पहले क्या होता था कि TDS और TCS का एक अलग से रजिस्ट्रेशन होता था, उसका सेल्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं था जाता था, और वहाँ पर लोग चोरी भी बहुत ज़्यादा करते थे TDS TCS की। अब क्या हुआ कि आज की डेट में अगर आप एक लिमिट से ऊपर कुछ भी माल वगैरह बेचते हैं तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर या आपकी सर्विस के ऊपर TCS TDS काटा जाता है और पोर्टल पे उसकी रिटर्न फाइल हो जाती है। GST के अंदर की बात करो, GST के अंदर आपकी TDS की रिटर्न भी जाती है, TCS की रिटर्न भी जाती है। जो भी ऑनलाइन आज की डेट में सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, उनके ऊपर 0.5% की रेट से जो आपका पेमेंट है उसके ऊपर TCS करता है और TDS भी अलग से करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि इस प्रणाली को भी एकजुट करने के लिए GST का लाना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप अपनी सेल नहीं छुपा सकते हैं, वो एक प्लस पॉइंट रहा, और गवर्नमेंट की वो चीज़ पकड़ में आ जाती है, और नॉर्मल वे में आप अपनी जाके रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो ये ऑब्जेक्ट थे, मेन ऑब्जेक्ट ये थे कि GST लाने के हमारे ये ऑब्जेक्ट है, इस वजह से GST लाया गया। तो GST को आप ये समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, इस वजह से GST का एक आज की डेट में इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद हम आते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या निकली कि हमारे GST आने के बाद हमारे क्या क्या फ़ायदे हुए, तो उसके बारे में आप देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि रिमूविंग द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। GST आने से क्या हुआ कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना बंद हो गया, अब आपकी ग्रोथ के ऊपर लगेगा। मत वही मैंने आपको पहले बताया था कि आपने 100 रुपये खरीदा, 50 रुपये अपना मार्जिन जोड़ा, तो आपके मार्जिन के ऊपर GST लगेगा। ये नहीं कि 150 रुपये पे लगेगा, 150 पे नहीं लगेगा आपका GST, ओनली 50 रुपये पे लगेगा। तो एक ये चीज़ अच्छी हो गई। उसके बाद GST पंजीकरण के लिए उच्च सीमा, पहले क्या होता था कि वेट में एक अलग सीमा थी कि 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए से आप ऊपर सेल कर देते हैं तो आपको वेट वैल्यू एडेड टैक्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। बट आज की डेट में क्या है कि अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी ट्रेडिंग से सेल 40 लाख के ऊपर होगी तब आपको GST लेने की जरूरत है, और इन केस ऑफ आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 20 लाख है। तो इन दोनों केस में अगर आपकी लिमिट ऊपर जाती है तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी कि जो छोटे मोटे व्यापारी थे जिनकी 40 लाख पूरे साल भर में नहीं होती थी, तो उनके लिए तो फ़ायदा ही है ना। तो उनको एक बेनिफिट देने के लिए GST यहाँ पर आपको एडवांटेज देता है। छोटे व्यापारियों के, छोटे व्यवसायों के लिए कंपोजिशन योजना, फिर उसके बाद GST में एक योजना लेके आए कि कंपोजिशन स्कीम। आज की डेट में क्या है कि कंपोजिशन स्कीम में यह है कि आपकी लिमिट से ऊपर, मतलब क्या होता है इसमें आपको कंपोजिशन इसलिए रखा गया कि आपको रिटर्न वगैरह के झंझट से बचाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि अगर आपकी सेल इतने से ऊपर जाती है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन
अपनी रिटर्न एक रिटर्न फाइल करो और आपका सारा मटेरियल खत्म। मतलब क्या होता है कि मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। रेगुलर स्कीम होती है, कंपोजिशन स्कीम होती है। रेगुलर में आपकी रिटर्न मंथ बाई मंथ भरनी पड़ती है आपको, तो आपके ऊपर बर्डन भी आता है और कई जो प्रोफेशनल्स हैं वो फीस भी चार्ज करते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए, या कुछ ऐसा भी होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि यार मेरे को जीएसटी वगैरह के झंझट निकाले, मेरे को इनपुट वगैरह चाहिए नहीं होती है, मैं तो इतना सा करूँ कि सेल करूँ और उस पर जो टैक्स बनता है जीएसटी का मैं देके फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर आपकी सेल विद इन 1 करोड़, एक लिमिट है 1 करोड़ के आसपास, तो 1 करोड़ से अगर आप अंदर में सेल कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, 1%, 2% या 3%, जो भी अलग अलग क्राइटेरिया उसमें आप अपना सेल का 1% आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिए और आप झंझट फ्री हो जाएंगे। तो कंपोजिशन स्कीम का भी एक बेनिफिट दिया गया। रेगुलर में तो आपके 40 लाख था, तो 40 लाख से ऊपर अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, प्लस आपको रेगुलर इनकम, रेगुलर रिटर्न्स फाइल करनी है, जिसमें आपके मंथली रिटर्न्स होती है, फिर क्वार्टरली भी होती है कईयों में, और फिर एनुअल रिटर्न होती है। तो इन सभी झंझटों को खत्म करने के लिए कंपोजिशन स्कीम लाई गई। फिर उसके बाद बोला कि जीएसटी अनुपालन के लिए सरल ऑनलाइन सुविधाएं, मतलब सिंपल ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर जीएसटी कंप्लाइंसेस। आपकी रिटर्न फाइल करनी है, आपके इसके अलावा और भी कुछ करना है, तो आप जाइए ऑनलाइन इजी वे में पोर्टल बनाया हुआ है, वहाँ अपनी रिटर्न फाइल कीजिए, सेल डालिए, परचेज डालिए, अपना इनपुट बुक कीजिए और अपनी जो टैक्स बन रहा है पे कीजिए और आप फ्री। बस छोटा सा इतनी सी सुविधा दी गई है और बहुत अच्छा पोर्टल है जीएसटी का। आज की डेट में मैं खुद यूज़ करता हूँ तो बहुत अच्छा पोर्टल है, आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद ये बोल रहा है जीएसटी के तहत अपेक्षाकृत कम अनुपालन, रिलेटिव लेजर कंप्लाइंसेस अंडर जीएसटी। मतलब पहले जितनी हमारे मात्रा पर्ची होती थी वेट वगैरह में, उतनी जीएसटी में आज की डेट में नहीं होती है, ये बोलना चाह रहे हैं। और इसके बाद बोल रहा है ई कॉमर्स गतिविधियों के लिए परिभाषित व्यवस्था। मतलब ई कॉमर्स का जो आज की डेट में सबसे अच्छा देखा जा रहा है जीएसटी के अंदर ही देखा जा रहा है वेट। और अगर पहले के टैक्सेस होते तो ऑनलाइन आज की डेट में जितनी डिमांड बढ़ी ऑनलाइन की, उतनी में भी नहीं बढ़ पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है उसमें। बट जीएसटी आने के बाद ऑनलाइन जो मार्केट है वो बहुत अच्छा बढ़ा है और इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया गया है जीएसटी आने के बाद। ये एक अच्छी चीज़ मुझे भी लगी। लॉजिस्टिक में दक्षता में वृद्धि, लॉजिस्टिक में भी वृद्धि आई है। आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में कितने लॉजिस्टिक में नए नए व्यापारी आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं लॉजिस्टिक में। तो ये जीएसटी की वजह से ही आ रहे हैं। जीएसटी एक सिंप्लिसिटी कर दिया है लॉजिस्टिक को, जिस वजह से लोग रजिस्ट्रेशन लेने से नहीं डर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और अपनी जो जितनी भी लॉजिस्टिक की सर्विसेज है वो दे रहे हैं आराम से, क्योंकि उनके लिए जो पहले के फॉर्म वगैरह लेने होते थे डिपार्टमेंट से, वो सारी झंझट खत्म कर दी। एक छोटा सा ईवे बिल होता है, जनरेट कीजिए साइट से और आप अपने कस्टमर के प्रोडक्ट को लेके कहीं भी डिलीवर कर दीजिए। तो उस वजह से भी बहुत एक अच्छी चीज़ रही। लास्ट पॉइंट है कि रेगुलरिटी ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड सेंटर, असंगठित क्षेत्र में विनियमितता। मतलब जहां हम पहले किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, किसी को हमारी सुविधाएं नहीं दे पाते थे, वो भी एक चीज़ आज जीएसटी के आने के बाद हुई है। कहीं हमारे को जाना नहीं पड़ता है डिपार्टमेंट वगैरह में, हमारे जो भी काम करने होते हैं ऑनलाइन कर लेते हैं। और भी कई चीज़ें इसमें एक क्या होता है कि एकजुटता हो गई है। जैसे जीएसटी आया, जीएसटी आने के बाद क्या होता है कि जब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, सुविधाएं मिलती है, तो क्या होता है कि आपसे नए लोग जुड़ते हैं, नए नए अलग सेक्टर वाइज आप काम कर सकते हैं। और भी कई बेनिफिट्स है जो जीएसटी आने के बाद हुए हैं। तो ये सारे एडवांटेज है, जो बेनिफिट्स है, जो हमारे को जीएसटी आने के बाद सुविधाएं इनकी महसूस हुई है। इसके बाद ये बताना चाह रहा हूँ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के जो कंपोनेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 होते हैं। सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है। एसजीएसटी होता है वो होता है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें हमारी जो पहले वेट लगता था, एंटी टैक्स लगता था, स्टेट टैक्स लगता था, उन सभी को मर्ज करके एक स्टेट टैक्स बना दिया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बना दिया। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है कि हमारे जो पहले अलग अलग टाइप के सर्विस टैक्स लगते थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था, सीएसडी, सेड, कस्टम ड्यूटी, सब लगते थे, वो सारे सीजीएसटी के अंतर्गत आने लगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस के अंतर्गत आने लगे। और इसके बाद आता है आईजीएसटी, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो पहले स्टेट टू अनदर। ये बोलना चाह रहा है कि दिस इज द आईजीएसटी बेसिकली व्हेन बिजनेसेस ट्रांसफर सर्विस एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर स्टेट टू अनदर, दे नीड टू पे दिस फॉर्म ऑफ द जीएसटी। पहले वहाँ पे आपको बेचते थे तो वहाँ के जो टैक्स वगैरह थे उनके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ता था। बट आज की डेट में क्या करना, आपको जाना आईजीएसटी पे करना, सारी झंझट खत्म, ये होता था। और यूटीजीएसटी होता है कि that the tax is applicable
टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी कुछ डिसाइड किए हुए ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं, तो वहाँ यूटी जीएसटी लगता है। जैसा सच एज अंडमान निकोबार, दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया और दादरा हो गया, यहाँ पे आपकी यूटी जीएसटी लगता है। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास जीएसटी की लिमिट्स क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जीएसटी की लिमिट ये है कि अगर आप गुड्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 40 लाख रुपए, 40 लाख से ऊपर की आपकी सेल होती है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देना कंपलसरी है। और सर्विस के केस में आपको 20 लाख रुपए से अगर ऊपर आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। उसके बाद जो पॉइंट है आज की डेट में कि जीएसटी के अंदर ऐसे कौन सी चीज़ें रखी गई है, कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज है जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, चाहे लिमिट आपकी कितनी ही हो जाए। तो उसमें रखा गया पेट्रोलियम क्रूड को, कच्चा तेल हो गया, हाई स्पीड डीजल को रखा गया है, आपका डीजल वगैरह हो गया, मोटर स्पिरिट्स हो गए, मोटर स्प्लिटर जिसमें आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है इसको, प्राकृतिक गैस हो गया, विमानन टर्बाइन ईंधन हो गया, और मानव उपयोग के लिए अल्कोहलिक शराब मतलब आपकी जो लीकर वगैरह होती है वो हो गई, टर्मिनल फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मोटर स्पिरिट जिसको पेट्रोल भी बोला जाता है, हाई स्पीड डीजल हो गया, पेट्रोलियम क्रूड हो गया। ये सारे हमारे जो नॉन जीएसटी के अंतर्गत आते हैं जिनको जीएसटी में कवर नहीं किया गया, इनके ऊपर आज की डेट में भी वही पुराने टैक्सेस लग रहे हैं। इसके बाद ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, जीएसटी किन के ऊपर एप्लीकेबल है, मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटियाँ हैं जिनको आप करते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी लागू हो जाता है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अंतर्राज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाले व्यवसाय, अगर आप इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर आप अपने कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको जो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अपने स्वयं के ब्रांड नाम से सेवाएं प्रदान करने, अगर आप अपने नाम से कोई ब्रांड लेना बना रहे हैं और उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, ये बोलना चाह रहे हैं नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, मतलब इंडियन व्यक्ति ना होके कोई दूसरा व्यक्ति होता है, बाहर के व्यक्ति, उनको जीएसटी लेना कंपलसरी है। एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एंड कलेक्ट टैक्स, अगर आपकी कोई अंडर जीएसटी के अंतर्गत अगर कोई फर्म आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और उसके अंतर्गत आपका कोई टीडीएस टीसीएस काटती है तो उसको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। जीएसटी के अंतर्गत बोला मैंने, जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस और टीडीएस काटने का एकत्र करने के लिए आवश्यक संस्थाएं। इसके बाद आता है कि आईएसडी, अगर कोई आईएसडी हु डिस्ट्रीब्यूट इनपुट टैक्स, मतलब कोई आपके, इसको मैं छोटा सा ये समझा देता हूँ कि आईएसडी क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मेरी एक फर्म है और मेरी ब्रांचेज पैन इंडिया लेवल पर है, तो मैं कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि पूरे पैन इंडिया लेवल के खर्चे हेड ऑफिस में होते हैं। जैसे ऑडिट कराना, किसी भी कंपनी की ऑडिट होती है तो वो हेड ऑफिस से होती है, बट उसके वो ऑडिट पूरे पैन इंडिया लेवल की जितनी भी ब्रांचेज है सभी की एक साथ होती है और हेड ऑफिस के नाम से उसका बिल आता है। तो आपने ऑडिट करी, वो पूरे पैन इंडिया लेवल की करी इंक्लूडिंग हेड ऑफिस, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज़ आपको देखनी है कि हेड ऑफिस के नाम से बिल आया तो आपको वो जो इनपुट है उसकी इनपुट जो आपको दी है उसने, जो आपने पेमेंट किया टैक्स का, तो वो आपको पूरे पैन इंडिया लेवल में ब्रांचों में एक इक्वल रेशियो में या कुछ रेशियोज होते हैं उसमें आपको बांटना पड़ता है। उसको जब आप बांटते हैं तो उसको एक जो रिटर्न का फॉर्म होता है उसको आईएसडी बोला जाता है। तो आईएसडी के फॉर्म में आपको वो रिटर्न जो इनपुट की है वो आपको पूरे पैन इंडिया लेवल पे जितनी ब्रांचेज है उनमें बांटना होता है, तो उसको एक आईएसडी का फॉर्म दे दिया गया है। नॉर्मल भाषा में ये आईएसडी होता है। उसके बाद आता है कि बिजनेसेस सप्लाइंग डिजिटल सर्विस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अनरजिस्टर्ड इंडियन कस्टमर। अब ये बोलना चाह रहा है कि बिजनेस सप्लाइंग कर रहे हैं आप, डिजिटल सर्विस को आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी बाहर वाले बंदे को जो कि अनरजिस्टर्ड है इंडियन कस्टमर, जो इंडियन आपका कस्टमर है बट वो अनरजिस्टर्ड है, तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कोई टैक्स पे करते हैं तो भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद ये बोलना चाह रहा है कि एजेंट सप्लाइंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई एजेंट सप्लाई करता है गुड्स किसी टैक्सेबल पर्सन के बिहाफ पे तो उसको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पर आपको जाकर के जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना होता है। इसके बाद आता है जीएसटी की रेट्स। जीएसटी की रेट्स कितनी है इंडिया के अंदर,
तो यहाँ पे बताया गया कि 5 तरह की जीएसटी रेट्स है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 0% के मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आपका दूध हो गया, अंडे हो गए, क्रूड हो गया, लस्सी हो गया, एजुकेशनल सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विस में ओनली हॉस्पिटलाइजेशन और कंसल्टेशन आता है। 5% में आपकी शुगर आ गया, पैकेट पनीर आ गया, फुटवेयर आ गया, फैब्रिक आ गया। 12% में आपके बटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, अम्ब्रेला आ गया, छाता हो गया। 18% में हेयर ऑयल आ गया, आइसक्रीम आ गई, कंप्यूटर आ गया, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएटरीज आ गई। 28% में आपकी स्मॉल कार्स आ गई, लग्जरी एंड स्क्रीन आइटम्स भी, जैसे लग्जरी कार में BMW हो गया, और जो सिन आइटम्स की बात करो तो वहाँ सिगरेट्स वगैरह हो गई, और कंज्यूमर ड्यूरेबल सच एज AC एंड फ्रिज वगैरह हो गए। तो ये 28% के दायरे में आते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आपको अगर जानकारी लगी, अच्छी लगी हो, और इसके बारे में हम धीरे धीरे नए नए पार्ट्स बनाएंगे। इसमें ये आज पहला पार्ट है, और इसके बाद हम दूसरा, तीसरा, चौथा अलग अलग पार्ट्स लेके आएंगे, और जीएसटी के बारे में अलग अलग तरीके से डिस्कशन करेंगे। जीएसटी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिटर्न्स है इसकी, और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, ISD क्या होता है, कितने रिटर्न फॉर्म है, ड्यू डेट्स क्या है, इनके कैसे रिटर्न्स जाती है, वो सारा हम डिस्कशन करेंगे आने वाले पार्ट्स के अंदर। अगर जानकारी सभी अच्छी लगी हो आपको, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ये मेरे चैनल का नाम है खोज इन्वेस्टमेंट, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।